नमस्कार मित्रों, सक्सेस बाय चैनल पर एक बार पुनः आपका स्वागत है। जी हाँ मित्रों, आज हम एसएससी जीडी एसएससी सीजीएल के लिए 20 प्रश्नों की एक श्रृंखला लेकर आए हैं जो एनसीईआरटी बेस्ड है, जिनके अपने बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्व हैं, जो काफी बार प्रश्नों में पूछे गए हैं काफी एग्जामिनेशन में। तो आइए उन प्रश्नों पर हम समय जाया न करते हुए इन प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। तो अगर आप देखें, पहला प्रश्न है, भारतीय सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार कब मिला। यानी क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारतीय सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार कब मिला। तो कह रहा है कि ए 1892, बी 1919, सी 1909, डी 1935। तो आपका जो प्रॉपर आंसर है वह है सी। सी क्या है, 1909। हम देखिए 1909 में क्या हुआ कि मार्ले मिंटो सुधार आया, और उस मार्ले मिंटो सुधार का एक महत्वपूर्ण तथ्य आपको जान लेना आवश्यक है कि उस मार्ले मिंटो सुधार में मुस्लिम समुदाय के लिए एक पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई थी, जिसका कांग्रेस ने भरपूर विरोध किया। और विरोध करने के पश्चात 1916 के लखनऊ अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार कर रहे थे, उस अधिवेशन में इस पृथक निर्वाचन मंडल की मांग को फाइनली ऑफिशियली स्वीकार कर लिया गया था। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया पृथक निर्वाचन मंडल कब आया था, तो आपका आंसर होगा कि 1909 में, जिसे हम लोग कहते हैं मार्ले मिंटो सुधार। और ये जो पीरियड आप देख रहे हैं, इसके ठीक 2 वर्ष पहले कांग्रेस का 1907 में विभाजन भी हो चुका था। जो वह विभाजन था उसे हम लोग जानते हैं सूरत अधिवेशन के नाम पे। अब प्रश्न उठता है कि सूरत किस नदी के किनारे है, तो आप कहेंगे सूरत जो है ताप्ती नदी के किनारे है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चर्चा करें। कह रहा कि ब्रिटिश भारत में महिलाओं को पहली बार मत देने का अधिकार प्रदान किया गया। ये ब्रिटिश भारत की बात कर रहा है। 1919, 1908, 1858, इनमें से कोई नहीं। जिसका जो प्रॉपर आंसर है वह है 1919। अब 1919 के बारे में थोड़ा हमें समझ लेना चाहिए। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 है, जिसे हम लोग भारत शासन अधिनियम भी कहते हैं। इस भारत शासन अधिनियम में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह था कि इसमें उत्तरदायी शासन की व्यवस्था की गई, नंबर 1। दूसरा, इसमें द्वैध शासन की व्यवस्था की गई। वह द्वैध शासन 1919 के तो अधिनियम में आया, लेकिन पूरी तरह से जो इंप्लीमेंट हुआ था वो 1921 में हुआ था। अगर आपसे पूछा जाए द्वैध शासन कब लागू हुआ, तो आपका आंसर होगा 1921। अगर आपसे पूछा जाए कि वो किस अधिनियम में आया था, तो आप कहेंगे कि ये भारत शासन अधिनियम 1919। तो इस स्थिति में इसी अधिनियम में पहली बार कहा गया था कि हम महिलाओं को मत का अधिकार देते हैं। अगला जो है क्वेश्चन है आपका कि 1908 में, यहां देखिएगा बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। कह रहा कि 1908 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक शाखा लंदन में स्थापित हुई। देखिए क्वेश्चन यहां भी बन सकता है कि लंदन में मुस्लिम लीग की शाखा कब स्थापित हुई थी, तो आप कहेंगे 1908 में। लेकिन यहां जो प्रश्न पूछा गया है कि उस जो लंदन में स्थापित हुई मुस्लिम लीग की शाखा, उसके अध्यक्ष कौन थे। ए आगा खान, बी आमिर अली, सी लियाकत अली, डी जिन्ना। तो आपका आंसर बी है आमिर अली। देखिए ये काफी कंटेंट पर आप जाइएगा तो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर पेपर आपका कितना भी कठिन होगा, लेकिन आपकी गिरफ्त में होगा। अगला हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का नेतृत्व किसने किया था। कह रहा है कि जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन उसका नेतृत्व कौन किया था। ए महात्मा गांधी, बी मोतीलाल नेहरू, सी अबुल कलाम आजाद, डी तेज बहादुर सप्रू। तो इसका आंसर होगा महात्मा गांधी। तो हम अगर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की बात करें, तो हमें एक चीज ये सोचना होगा कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, इसके बीच में अभी आंदोलन चल ही रहा था
कि 5 मार्च 1931 को गांधी और इरविन में समझौता होता है, जिस समझौते को हम दिल्ली पैक्ट कहते हैं। उस पैक्ट में यह तय किया गया था कि हम सबने अवज्ञा आंदोलन को कुछ दिन के लिए स्थगित करते हैं। जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस नहीं गई थी, उसने यह स्वीकार कर लिया कि हम द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जाएंगे। और इरविन ने कहा कि कांग्रेस का नेतृत्व केवल व्यक्ति करेगा, तो महात्मा को चुना गया कि कांग्रेस का नेतृत्व वही करेंगे। हाँ, लेकिन गांधी जी चाहते थे कि उनके साथ अबुल कलाम आजाद भी जाएं, लेकिन गांधी जी के इस मांग को इरविन ने स्वीकार नहीं किया। एक चीज और गोलमेज सम्मेलन के बारे में जान लीजिएगा कि मात्र अंबेडकर एक ऐसे व्यक्ति थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए। अब देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि मौसम विज्ञान की दृष्टि से, किसकी दृष्टि से? मौसम विज्ञान की दृष्टि से कौन सी गैस अति महत्वपूर्ण है? तो प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। मौसम विज्ञान पूछा है। ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी मीथेन, सी ऑक्सीजन, डी नाइट्रोजन। तो हमारा जो प्रॉपर आंसर होगा ए होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। अब आप देखिए, यह आपका सन है और हम ये मान लेते हैं ये हमारी पृथ्वी है, और बीच में यहां पे हम मान लेते हैं कि ये हमारा वायुमंडल है। ठीक। अब सन हमेशा जो भी हमारे पास किरण भेजता है वो छोटी रेज़ की होती है, उनका आकार क्या होता है? छोटा होता है। तो इस वायुमंडल में हमारे पास CO2 भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है। ये CO2 क्या करता है? इन किरणों को आसानी से नीचे उतर जाने देता है, अर्थात कि यह एक पारदर्शिता का काम करता है। अगर आपसे पारदर्शी यानी कि CO2 गैस क्या करेगी? सूर्य से आने वाली किरण के लिए पारदर्शी होगी। जब ये किरण जो है छोटी मात्रा में पृथ्वी पर आएंगी, तो पृथ्वी का जो सरफेस होता है ना, वो हर जगह समान नहीं होता। कहीं उबड़ खाबड़ है, कहीं खुरदुरा है, कहीं गीला है, कहीं समुद्र है, कहीं पानी है, कहीं चिकना है। तो सरफेस के अकॉर्डिंग उन किरणों को पृथ्वी क्या करती है? परावर्तित करती है, वापस भेजती है। लेकिन जब वापस भेजती है तब इन किरणों का वेव्स लंबा हो जाता है, बड़ा हो जाता है। यानी आता कैसे है? छोटा है। जाता कैसे है? बड़ा है। जब ये बड़ा होता है तो ये CO2 इनको आगे नहीं जाने देता है, अर्थात कि पार्थिव किरण यानी कि पृथ्वी द्वारा भेजी गई किरण, पार्थिव किरण का मतलब पृथ्वी द्वारा भेजी गई किरण के लिए यह अपारदर्शी हो जाता है। अपारदर्शी अर्थात कि ये वापस नहीं भेजने देता है। इस अपारदर्शिता के कारण जो हमारा वायुमंडल है यह गर्म रहता है, और जिसकी वजह से नाना प्रकार की मौसमी घटनाएं होती रहती है, जिसका हम लोग कभी आगे चर्चा करेंगे। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। मित्रों, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो आप जरूर इसे मतलब कि लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है कि क्वार्टज के बारे में क्या सत्य है? ग्रेनाइट का मुख्य घटक है। नंबर 2, इसका उपयोग रेडियो और राडार में होता है। ऑप्शन ये थोड़ा सा ये गलत हो गया है। ऑप्शन 1 ए, ऑप्शन 2 बी, ऑप्शन सी दोनों गलत, ऑप्शन डी दोनों सही। तो याद रखिएगा कि क्वार्टज ग्रेनाइट का तो मुख्य घटक है ही, और साथ में रेडियो और राडार में इसका प्रयोग होता है, अर्थात कि इसका दोनों आंसर सही है। जब पेपर थोड़ा सा और कठिन होगा तो इस प्रकार से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। सॉरी, आगे हम लोग देखते हैं। कहता है बिग बैंग की जो घटना हुई थी वह कब हुई थी? ए 18 अरब वर्ष पूर्व, बी 13 अरब वर्ष पूर्व, सी 10 अरब वर्ष पूर्व, डी 15 अरब वर्ष पूर्व। तो जो एनसीईआरटी का डाटा है वह 13 पॉइंट समथिंग बताता है, 13.7 या 7 के आसपास बताता है। तो आपका जो प्रॉपर आंसर होगा वो 13 अरब वर्ष बिग बैंग की घटना जो थ्योरी है बिग बैंग की वह घटित हुई थी। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक मनुष्य में अस्थायी दांतों की संख्या क्या होती है? ए 20, बी 24, सी 4, डी 12। तो प्रॉपर आंसर इसका जो होगा मुझे मालूम है, लेकिन पेपर आपका ऐसे ही बन के आएगा, ए 20 होगा। ये क्या होगा? 20। अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ जाएं। हमारे शरीर में कहता है कि अम्ल और क्षार में संतुलन स्थापित करता है। कौन सा संतुलन स्थापित करता है? मित्रों, आप कंटेंट को देखिएगा, आप उस मत देखिए, ये मत देखिए कि हम छोटे हैं या बड़े हैं,
लेकिन हमने एक कंटेंट तैयार किया है जिसे आपको देखना है। और चूंकि हमें, अगर आप तैयारी करते हैं तो आप इतने बुद्धिजीवी हैं कि कंटेंट पे फोकस रख सकते हैं। तो अम्ल और क्षार में संतुलन कौन स्थापित करता है? ए फास्फोरस, बी कैल्शियम, सी पोटेशियम, डी सोडियम। तो आपका जो प्रॉपर आंसर होगा वो होगा फास्फोरस। फास्फोरस ही हमारे शरीर में है जो अम्ल और क्षार में संतुलन स्थापित करता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कान के बारे में क्या सत्य है? कान के बारे में क्या सत्य है? कहता है कि ऑप्शन ए, यह केवल सुनने का काम करता है। बी, संतुलन भी स्थापित करता है, संतुलन भी स्थापित करने का काम करता है। केवल ए, केवल बी, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, जो कान में काकलिया होती है, क्या होती है? काकलिया, यही सुनने का काम करती है। अगर आपसे पूछा जाए कि सुनने का काम कौन करता है तो याद रखिएगा, कभी कान नहीं लिखेगा, कान तो सब आता है, काकलिया ही लिखेगा। ऐसी स्थिति में आपका सुनने का काम तो कान करता ही है और शरीर में संतुलन भी स्थापित करता है, अर्थात कि इसमें जो ऑप्शन 3 है वो सही होगा। सॉरी, कहता है लसिका गांठों की संख्या होती है अधिक। कहां कहां अधिक लसिका गांठ बनता है? तो कहता ए कांख, बी गर्दन, सी पेडू, डी उपरोक्त सभी। तो इसका जो आंसर होगा वह होगा उपरोक्त सभी। 13वां क्वेश्चन कहता है वसा का पाचन प्रारंभ होता है, यानी वसा हम जो लोग खाते हैं उसका पाचन कहां से प्रारंभ हो जाता है? ए अमाशय, बी यकृत, सी मुख गुहा, डी किडनी। आपको बताइए, कमेंट में लिखते रहिए। ए आमाशय, आमाशय में क्या होता है? वसा का पाचन प्रारंभ हो जाता है। अगला कर रहा है कि मनुष्य में कुल कितनी पेशियां पाई जाती हैं? ए 500, बी 439, सी 639, डी 64। तो आपका प्रॉपर आंसर क्या होगा? 639। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल में भी पूछा गया है। काफी एक बार ये पीसीएस 2001 में पूछा गया है, पीसीएस 2001 में पूछा गया है कि कुल कितनी मांसपेशियां होती हैं। कहता है कि निम्न में कौन सी नदी सबसे बड़ी है? याद रखिएगा, हमें इन चारों में से ही खोजना है, हमें वो, आप अदर मत भगिएगा। कह रहा है कि ए साबरमती, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है भाई, मैं बार बार कह रहा हूं, ये मैंने अपने मन से नहीं, जो एनसीईआरटी के डाटा है वही आपके सामने प्रस्तुत किए गए हैं, या जो पूर्व एग्जाम में पूछे गए डाटा हैं वही आपके सामने लाए गए हैं। तो ए साबरमती, बी माही, सी कालिंदी, डी शरावती। याद रखिएगा, आपके पास आंसर क्या होना चाहिए? मुझे मालूम है कि आपका आंसर बी होगा, माही। इन चारों में माही नदी सबसे बड़ी है। फिर कहता है कि अलंजा 44 भारत ने किस देश के साथ युद्धाभ्यास किया है? ए ओमान, बी कतर, सी मिस्र, डी कुवैत। तो याद रखिएगा, ओमान के साथ अलंजा 4 जो है भारत ने युद्धाभ्यास किया है। अगला क्वेश्चन है कि भारत ने किस देश को पीछे कर, याद रखिएगा, क्वेश्चन है कि भारत ने किस देश को पीछे कर 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। अगर आपसे पूछा गया भारत वर्तमान में कौन सी बड़ी अर्थव्यवस्था है तो आपका आंसर होगा, एक क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा कर रहा है कि निम्न में जो 4 देश है उसमें किसको पीछे किया है? ए ईरान, बी यूक्रेन, सी रूस, डी ब्रिटेन। तो आपका जो प्रॉपर आंसर है ब्रिटेन, ब्रिटेन को ही उसने क्या किया है? पीछे किया है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में रामसर स्थलों की संख्या कितनी है? ए 75, बी 68, सी 93, डी 55। तो याद रखिएगा, आंसर आपका प्रॉपर है ए 75। वर्तमान में 75 रामसर स्थल हैं और ये रामसर जो रामसर शहर है यह ईरान में है। कहां पर है? ईरान में है। और यह जो आर्द्र भूमि होती हैं उनसे संबंधित है। किससे संबंधित है? जो आर्द्र भूमि होती हैं। अगर आपसे पूछा जाए रामसर स्थल किससे संबंधित है, आपका प्रश्न होगा जो आर्द्र भूमि है उनसे ही संबंधित है। कहता है कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थापित है? तो आप याद रखिएगा
कि कूनो राष्ट्रीय उद्यान ए मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी बिहार, डी झारखंड। तो आपका प्रॉपर आंसर होगा ए मध्य प्रदेश। क्या होगा? ए मध्य प्रदेश। तो याद रखिएगा इस कूनो राष्ट्रीय उद्यान में नामीबिया से, कहां से? नामीबिया से 8 चीते आए हैं। कितने आए हैं आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे 8 चीता आया है। और इस चीता को भारत में 1952 से विलुप्त घोषित किया जा चुका था। क्या किया जा चुका था? अगर आपसे पूछे कि कब विलुप्त घोषित किया गया था तो आपका आंसर होगा 1942 में। लास्ट क्वेश्चन है कि 2023 में G20 शिखर सम्मेलन कहां होगा? ए भोपाल, बी दिल्ली, सी मद्रास, डी मुंबई। तो याद रखिएगा 2023 में G20 का जो शिखर सम्मेलन है वह दिल्ली में होगा। अभी हाल फिलहाल में इंडोनेशिया बाली में यह हुआ है और इंडोनेशिया ने ही अपना आधिकारिक रूप से भारत को 2023 में बोला है कि अब आप करेंगे। क्योंकि इसमें होता है कि जैसे किसी देश में संपन्न हो रहा है तो फिर वो देश आगामी देश जो उसका अध्यक्षता करने वाला था उसको ऑफिशियली घोषित करता है। तो उसी प्रकार से तो आपने अब तक 20 क्वेश्चन की एक श्रृंखला देखी है मित्रों। ये श्रृंखला एनसीईआरटी बेस पे है, पूर्व पूछे गए प्रश्नों पर है और ये श्रृंखला आपको लगातार मिलती रहेगी, ऐसा मेरा वादा है। नमस्कार, धन्यवाद, वंदे मातरम।